डेवलप किया गया है फॉर रीजनल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री। सबसे पहला ग्रुप है बेटा सार्क। ठीक है, हर एक की एक बार फुल फॉर्म भी देख लेंगे। फर्स्ट ग्रुप इज सार्क। मैं आपको ये भी बता दूंगा किस किस ग्रुप का इंडिया मेंबर है और किसका इंडिया मेंबर नहीं है। नेक्स्ट इज एशियन। ग्रुप नंबर थर्ड इज G8। ग्रुप नंबर 4 इज G20 एंड एक और कर लेना बेटा ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स। ठीक है, ये 5 ग्रुप्स का नेम आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इज सार्क, सेकंड इज एशियन, थर्ड इज G8, फोर्थ इज G20 एंड फिफ्थ इज ब्रिक्स। जल्दी से बच्चे फुल फॉर्म, एनीवन जिसको फुल फॉर्म पता हो इन ग्रुप्स की। सर साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। अंश सर एशियन की है एसोसिएशन ऑफ साउथ पहले ईस्ट। तो बता दे, पहली एशियन पे चला गया। सर सार्स की उसने बताई थी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है बच्चे, ये कुछ 1 मार्कर क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में ऑब्वियसली लास्ट ईयर तक ही आपके बोर्ड में आया ये टॉपिक, लेकिन SQPs वगैरह में इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो लिखो पहले सार्क की फुल फॉर्म लिख लो। द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। The South Asian Association of Regional Cooperation. Done everyone? यस सर। सेकंड लिखो बेटा। अंश सेकंड बता। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। लिखो बेटा, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। The Association of Southeast Asian Nation. नेक्स्ट लिखो ब्रिक्स। ब्रिक्स। ब्राजील। G8 लिख लो। G8 is group of 8 and of G20 8 countries, group of 20 countries. G8 means group of 8 countries, G20 means group of 20 countries. ब्रिक्स से लिखो बेटा। Brazil, Russia, India, इंडिया China, South चाइना Africa. साउथ अफ्रीका। ठीक है, लिखो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्राजील, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब आज बेटा इनमें से इंडिया किस किस का मेंबर है, किसका मेंबर नहीं है। एक तो हमें पता चल गया, इसका तो है ये, ब्रिक्स का तो है ये, यहाँ पे इंडिया मेंबर है। यस बेटा, और बताओ किसका मेंबर है इंडिया? सार्क का है सार्क का मेंबर है और G20 G20 का। G20। ठीक है, इन तीनों का मेंबर है। तीन ग्रुप्स का, जो हम टोटल 5 ग्रुप्स पढ़ रहे हैं, इनमें से 3 का मेंबर है, एशियन का मेंबर नहीं है और G8 का भी मेंबर नहीं। क्लियर हो गया? अब जब उसके मेंबर कौन कौन है कौन नहीं है, हमें उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन इतना ब्रीफ में इन ग्रुप्स के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। 1 मार्कर में पूछा जा सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। इंडिया 3 ग्रुप्स का मेंबर है, कौन कौन से ग्रुप का मेंबर है वो आपको बता दिया। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, लेट से आपको ऑप्शन दे दिए कि इंडिया इनमें से कौन से ग्रुप का मेंबर नहीं है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 1 2 3 4। तो लेट से एशियन का नहीं है तो आपको टिक करना है। क्लियर हो गया? सर इसका क्वेश्चन क्या था? ये था बेटा, मेंशन सम एग्जांपल्स ऑफ रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स। क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा। अब कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं मैं आपको, जो जो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसे आपको करना है। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वो है चाइना की इकोनॉमी। एक तो डेवलपमेंटल पाथ, तीनों इकोनॉमीज का जो कंबाइंड डेवलपमेंटल पाथ है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चाइना की इकोनॉमी। चाइना की इकोनॉमी आपको पूरा करना है, बिकॉज चाइना की इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी है। Whenever we are talking about the comparison between India, Pakistan and China, obviously तीनों कंट्रीज में से, तीनों इकोनॉमीज में से सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किस इकोनॉमी ने की बेटा? चाइना ने। ठीक है ना?
तो क्वेश्चन हमारे पास आता है इकोनॉमी ऑफ चाइना। अब चाइना ने ऐसा क्या किया, चाइना की इकोनॉमी में ऐसा क्या था कि चाइना की इकोनॉमी डेवलप्ड हो गई। तो देखते हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाइना की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या हुआ। फर्स्ट इज GLF कैंपेन उन्होंने स्टार्ट की। सेकंड आपको पता होना चाहिए जीपीसीआर उन्होंने स्टार्ट किया। थर्ड इज ड्यूअल प्राइस पॉलिसी, ये सारी पॉलिसीज पता होनी चाहिए, एग्जाम में इनमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। फोर्थ इज सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट इज एससी। ठीक है, 5 पॉइंट्स है चाइना की इकोनॉमी में और पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 सेट है, सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो सेट ए में जीएलएफ के बारे में पूछ ले, सेट 2 बी के अंदर जीपीसीआर और लास्ट में ड्यूअल प्राइसिंग। तो 5 के 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में 1 मार्कर के लिए ग्रुप्स के नेम आपको पता होने चाहिए, 3 मार्कर और 4 मार्कर में चाइना की इकोनॉमी पूरी पता होनी चाहिए और कंपैरेटिव आउटलुक। ऐसा भी हो सकता है आपको कोई डेटा दे दिया जाए और उस डेटा के बेसिस पे आपसे पूछा जाए कि एनालाइज करो और आंसर दो। लेकिन चाइना की इकोनॉमी का इवन एनसीईआरटी क्वेश्चंस पढ़ोगे, चाइना की इकोनॉमी के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। और सिमिलर पॉलिसीज जो इंडिया और पाकिस्तान ने स्टार्ट की उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं बेटा जीएलएफ। जीएलएफ की फुल फॉर्म बताओ। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन पॉलिसी व्हिच वाज इनिशिएटेड इन 1958 इन चाइना। चाइना में बेटा 1958 में ये स्टार्ट की गई थी। ये पॉलिसी 2 सेक्टर्स के लिए थी, एक तो थी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। मेजर रोल इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन था। ठीक है, एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए उन्होंने क्या किया था बेटा, कॉम्यून सिस्टम। 26,000 कॉम्यून्स बनाए गए थे। दे वर फॉर्म 26,000 कॉम्यून्स। कॉम्यून्स मतलब एग्रीकल्चरल ग्रुप्स जो कलेक्टिवली फार्मिंग करते थे। ठीक है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर आप बात करोगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए उन्होंने पब्लिक का रोल यूज किया बेटा। पब्लिक कौन सी, कॉमन मैन। पब्लिक को रोल ऑफ पब्लिक, पब्लिक सेक्टर नहीं लिख रहा है बेटा, पब्लिक लिख रहा हूं। चाइना की पब्लिक को यूज किया इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। कैसे किया था, कौन बताएगा बेटा? पब्लिक का क्या रोल था इंडस्ट्रियलाइजेशन में? यस एनीवन? सर उन्हें बोला था कि अपने बैकयार्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन करो। ठीक है, तो हर एक चाइना के अंदर जितने भी फैमिलीज है उनको बोला गया कि अपने बैकयार्ड में, आपको अपने घर के बैक साइड पे या जो भी आपके पास स्पेस अवेलेबल है, आपको कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल वर्क करना ही होगा। उसे हम बोलते हैं जीएलएफ पॉलिसी। तो जीएलएफ पॉलिसी के 2 एक्सपेक्ट है, एक तो एग्रीकल्चरल सेक्टर और दूसरा टू मॉडर्नाइज द चाइनीज इकोनॉमी थ्रू मॉडर्नाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से चाइना की इकोनॉमी को डेवलप्ड करना। और उसके लिए उन्होंने क्या किया बेटा, मिस्टर माओ ने इस कैंपेन को इनिशिएट किया और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उन्होंने पब्लिक को एनकरेज किया टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड। दोनों पॉइंट्स क्लियर है बेटा जीएलएफ के? सेकंड था जो जीपीसीआर। बताओ बेटा, व्हाट इज जीपीसीआर? ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। कौन बताएगा, मीनिंग समझाओ। सर मैं बताता हूँ। बता मनीष। इसमें सर स्टूडेंट्स और मनीष बता बेटा। इसमें स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल को कंट्री साइड भेजा जाता है काम और सीखने के लिए। ठीक है, और कहाँ भेजते थे? रशिया। रशिया भेजा जाता था। रशिया के जो प्रोफेशनल्स थे वो इनको सिखाते थे कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को किया जा सकता है। और ये पॉलिसी बेटा स्टार्ट कब हुई थी? 1965 और बेटा इसका जो ओरिजिन था 65 में हुआ, लेकिन 66 से लेकर 76 ये 10 इयर्स तक ही क्यों चल पाई? प्रॉब्लम क्या थी? चाइना और रशिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड रशिया, जिसकी वजह से रशिया ने जो चाइनीज को प्रोफेशनल्स को इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस सिखाते थे, सिखाना बंद कर दिया था। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, डुअल प्राइसिंग कौन बताएगा? व्हाट इज डुअल प्राइसिंग? मैं बताऊं? नेहा यादव बता बेटा। तो डुअल प्राइसिंग में ये था कि कुछ पार्ट इनपुट्स और आउटपुट कुछ ना कुछ हमें प्रोड्यूसर्स को गवर्नमेंट से लेना पड़ता था और उतना ही आउटपुट कुछ पार्ट फिक्स था जो हमें गवर्नमेंट को बेचना भी पड़ता था। बाकी
हम डिमांड और सप्लाई के उस पे बेच सकते हैं। ठीक है, सो मार्केट में दो प्राइसेस को इनिशिएट किया गया, एक का नाम दिया गया गवर्नमेंट प्राइस और दूसरा नाम दिया गया बेटा मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे हर एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के लिए एक अमाउंट ऑफ क्वांटिटी फिक्स कर दी गई कि आप कितना गवर्नमेंट से परचेज करोगे, कितना गवर्नमेंट को सोल्ड करोगे, बाकी ट्रांजैक्शन आप मार्केट प्राइस पे कर सकते हो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ जाओ बेटा, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना। दो रिफॉर्म्स समझाने हैं, इनिशियल फेज और लेटर फेज। क्या क्या था दोनों में? यस, रेज योर हैंड, कौन बताएगा बेटा? इनिशियल फेज के रिफॉर्म्स क्या थे और लेटर फेज के रिफॉर्म्स क्या थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है रिफॉर्म्स का। मैं बताऊं? बता मनीष। सर इनिशियल फेज में सर एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब दो फेज थे, इनिशियल और लेटर फेज, मतलब हाँ लेटर फेज। इनिशियल में एग्रीकल्चर था और लेटर में इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर था। इनिशियल फेज में इनिशियल फेज में एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर के ऊपर था। इसमें कॉम्यून लैंड्स को डिवाइड करा था स्मॉल प्लॉट में और उन्हें एलोकेट कर दिया था इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को। ठीक है, तो बेसिकली क्या था बेटा, जो कॉम्यून सिस्टम बनाए गए थे, बेसिकली उस कॉम्यून सिस्टम को थोड़ा डिवाइड किया गया और दे वर अलाउड टू कीप ऑल इनकम फ्रॉम द लैंड आफ्टर पेइंग द टैक्सेस। तो मतलब एक पार्ट ऑफ इनकम आपको गवर्नमेंट को देना है। अब गवर्नमेंट आपको लैंड दे देता था, ठीक है, उसके इंस्पाइट ऑफ रेंट वो कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स आपसे ले लेते थे। और लेटर फेज के अंदर प्राइवेट सेक्टर को इनिशिएट किया गया और प्राइवेट सेक्टर को गुड्स प्रोड्यूस करने की परमिशन दी गई। बेसिकली एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करवाया गया। लास्ट आ जो बेटा SEZ, सबसे इजी है, एक सिंपल क्वेश्चन 1 मार्कर। चाइना में SEZ इंट्रोड्यूस कब किए गए? ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए कब? मिड 70s। यस बेटा, एनीवन? मिड 70s, 80s, कुछ भी ऐसे भी बोल सकते हो आप, क्योंकि परफेक्ट डेट नहीं है। सर मिड 70s। मिड 70s। लेट 70s, ठीक है, याद रखना लेट 70s। कोई परफेक्ट डेट हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम मेंशन करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर इनिशिएटेड इन चाइना इन लेट 70s। तो लेट 70s में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएगा। नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। सो इकोनॉमी ऑफ चाइना के अंदर 5 पॉइंट्स है, जिसमें से पहले 4 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीपीसी है, ड्यूअल प्राइसिंग और रिफॉर्म्स पीरियड। क्लियर हो गया? एनी डाउट? क्लियर है बेटा सबको? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंटल पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। जो सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों इकोनॉमीज के डेवलपमेंटल पॉलिसीज के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज थी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, जब तीनों इकोनॉमीज की सिमिलैरिटीज पूछी जाए डेवलपमेंटल पाथ में, तो क्या पॉइंट लिखोगे? यस, रेज योर हैंड, कौन बताएगा? डेवलपमेंटल पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, मतलब बेसिक सिमिलैरिटीज क्या थी? बहुत इजी है। तो 78 के रिफॉर्म्स के बाद चाइना की इकोनॉमी डेवलप होनी स्टार्ट हो गई। यस अंश? सर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों ने रशिया के प्लानिंग रिफॉर्म्स को फॉलो किया था और उन्हीं की तरह 5 ईयर प्लान बनाए थे। नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, मैंने समझाने के लिए बताया था, नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आते हैं बेटा, वैसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अगर आपसे 2-3 पॉइंट पूछ लिए जाए पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, तो कौन कौन से मेजर पॉइंट लिखोगे? तो 2-3 पॉइंट याद कर लो। सबसे पहले मिक्स्ड इकोनॉमी। पाकिस्तान एक मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? यस एनीवन? यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही काम करते हैं और वो दोनों ही डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस। ठीक है, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इसके साथ साथ ग्रीन रेवोल्यूशन का आप एक पॉइंट बता सकते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन पाकिस्तान में इनिशिएट किया गया, जिसकी वजह से वहां पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई। एक पॉइंट आप लिख सकते हो बेटा, फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग लेट 70s। 1970s में वेस्टर्न नेशंस रेमिटेंसेस उनको मिलने स्टार्ट हुए, मिडल ईस्ट में जो उनके लोग रहते थे। तो बेसिकली चाइना की, पाकिस्तान की इकोनॉमी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही दूसरी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, हेल्प के ऊपर डिपेंडेंट है। एक पॉइंट आप और लिख सकते हो बेटा, रिफॉर्म्स। इन 1988 रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड और इंट्रोड्यूस्ड इन द पाकिस्तान इकोनॉमी। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाता है
तो आप कंपैरिजन के लिए या कुछ 3-4 पॉइंट याद कर लो, एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन का, मिक्स्ड इकोनॉमी का, और जो लेट 1970s में उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलती थी, और उसके साथ साथ उन्होंने 1988 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। क्लियर है? इतना हो जाएगा? यस सर। चाइना की इकोनॉमी हमने पढ़ ली, पाकिस्तान की इकोनॉमी को हमने 3-4 पॉइंट्स में देख लिया। इंडिया की इकोनॉमी को इस चैप्टर में देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरी बुक में हम इंडिया की इकोनॉमी ही पढ़ते आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी के बारे में ज्यादा नहीं है। अब आता है क्वेश्चन कंपैरेटिव आउटलुक का। तीनों इकोनॉमीज, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, आपको किसी ना किसी मेजरमेंट में उनको कंपेयर करना है, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट आपका आता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स का इंडिकेटर। वो एक सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, वो वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से समझना है। उसके अलावा पॉपुलेशन, जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर है, बहुत इजी होता है। 90% चांसेस यही रहते हैं कि डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन अगर डेटा गिवन नहीं होता तो थोड़ा सा डेटा आपको पता होना चाहिए, जैसे GDP स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये डेमोग्राफिक के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, और फर्टिलिटी रेट कितना है, अर्बनाइजेशन कितना है। इंडिया का अर्बनाइजेशन सबसे कम है बेटा, 33%, ठीक है। इसके कंपैरिजन में अगर आप पाकिस्तान की बात करोगे 39%, चाइना का कितना है बेटा, 56। यस सर। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा सा डेटा, अगर आप पूरा डेटा नहीं भी लर्न करते हो, 3-4 पॉइंट्स डेटा के आपको लर्न करने ही है, ठीक है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन देख सकते हो, इंडिया की देख सकते हो इन मिलियंस। पाकिस्तान की से 188 है, इंडिया की 1311 है, उनकी 1371 है, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन का डेटा थोड़ा सा, और उसके साथ साथ जो भी डेमोग्राफिक के अंदर अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे चाहे बुक में से भी, तो आपको कुछ रीजन नहीं बताना। हम हर एक डेमोग्राफिक इंडिकेटर के अंदर पॉइंट लिख देते हैं। लेट्स से पॉपुलेशन लिख दिया हमने, तो पॉपुलेशन हम बता देंगे सबसे ज्यादा किसकी है, देन सेकंड पे किसकी है, थर्ड पे किसकी है, उसका रीजन नहीं बताएंगे कि ज्यादा क्यों है। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। तो इसके बाद जो मेजर इंडिकेटर है, सेक्टरल कॉम्पोजिशन आ सकता है, ग्रोथ आ सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है HDI का, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स। तो HDI का इंडिकेटर अगर आप एक्सप्लेनेशन लिखते हो तो ईयर मेंशन करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अलग अलग ईयर के अंदर HDI के रैंक अलग अलग है। इंडिया की अगर आप, जो आपकी बुक में दे रखा है, इंडिया की जो पॉपुलेशन HDI जो आपको बुक में दे रखी है वो है 131 एज पर 2016 डेटा, ठीक है, एज पर 2016 डेटा। अगर आप 2020 डेटा की बात करो, 20 डेटा की बात करो, तब भी 131 है। कुछ बुक्स के अंदर 130 भी दे रखी है, ठीक है। ईयर बाय ईयर, हर ईयर ये डेटा चेंज होता रहता है। तो जो डेटा मेंशन करोगे उसी डेटा के बेसिस पे आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। एक बार NCERT में भी चेक कर लेंगे रैंक कितनी दे रखी है और क्या ऑफिशियल डेटा किस ईयर है। तो ईयर बड़ा मेंशन जरूर करना, आपके लिए बड़ा मेंशन करना है। अगर आपने ईयर मेंशन नहीं किया और HDI की रैंक अपनी मर्जी से लिख दी तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। तो HDI के बेसिस, HDI होता क्या है? यस एनीवन, कोई बताएगा HDI इंडिकेटर है क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या इंडिकेटर? सर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो लोग हैं उस देश में रह रहे हैं उनको मेजर करने में हेल्प करता है, जैसे वो कितने साल जिंदा लाइफ के बारे में बताता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द सेंस, अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ लाइफ की, जिसमें पॉवर्टी का रेट भी देखा जाएगा, न्यूट्रिशन, इम्प्रूव ऑफ सैनिटेशन, प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें HDI कंसीडर करता है, और इंडिया की रैंक इसमें बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें 2020 के डेटा की, 2016 के डेटा की, तो इंडिया की रैंक 131 के आसपास है। मतलब 131 कंट्रीज हमसे अच्छी हैं जिनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड या क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल का हमसे बेटर है, ठीक है। और इसका मेन रीजन है हाई पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से इंडिया में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है बेटा। और कोई क्वेश्चन? सर NCERT में 130 है। तो वो डेटा ईयर बता कौन सा दे रखा है बेटा? 2016 to 2017 लिखा है। 17 का हो गया ना, तो बुक ये वाली जो हमारे पास जो पहले वाली बुक है उसके अंदर 15-16 है। ओके सर। 15-16 का डेटा है, वो 16-17 का हो गया। वही मैंने बोला ना, डेटा थोड़ा चेंज है। तो 16-17 का डेटा अगर आप लिखते हो 16 to 17 तो 2017 माना जाएगा। तो 2017 के अंदर हमारा रैंक 130 हो गई। लेकिन अगर आप 2020 की फिर बात करो, फिर से 131 पे आ गए। हर साल चेंज हो जाते हैं HDI के रैंक। यस बेटा, और कोई डाउट? देख लो एक बार इस चैप्टर के अंदर। बेसिकली जो संदीप गर्ग बुक आपके पास है उसके NCERT क्वेश्चंस एक बार रीड कर लेना, ठीक है। उसी में से ही क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे, क्योंकि उसमें लगभग सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं इस चैप्टर के।
एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। आईईडी के अंदर अब आप ये काम करना स्टार्ट करो, हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इतनी जरूरत नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, इसके भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन इसमें आप ये मान के चलो 70 to 80% तो एनसीईआरटी क्वेश्चन ही आ जाएंगे आपके बोर्ड में, ठीक है। तो 70 to 80% के लिए आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर पढ़ने हैं। यस बेटा, कोई और डाउट? सर सार्क के अंदर जो जो कंट्रीज आती हैं वो भी लिखना जरूरी है? बताने की जरूरत नहीं है बेटा ब्रीफ में, ओके सर। ठीक है ना। हाँ, अगर किसी पे शॉर्ट नोट आ जाता है, वैसे तो चांसेस कम है, तब थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा, वो भी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पढ़ोगे, जितना उसमें लिमिटेड दे रखा है उतना ही ना। ओके सर। ठीक है ना। एक बार बुक के बैक क्वेश्चंस वगैरह पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलो कल नेक्स्ट क्लास के अंदर एक बार सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, और कोई डाउट हो तो आईईडी से आप पहले डाउट ले लेना। कल एक सैंपल पेपर कर सैंपल पेपर भेज दूंगा आपको। यस अक्षय। हाँ दोनों, हाँ वो लर्न करने पड़ेंगे ना बेटा, जैसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं, वो मिलकर स्वर्ण जयंती सब रोजगार प्रोग्राम बन गए थे, तो पता होना चाहिए वो। ठीक है, ठीक है बेटा, लीव कर सकते हो, कल करते हैं बाकी।